यस। जो चीजें हम आज बताने वाले हैं इसके रिगार्डिंग कि हेपेटाइटिस होता क्या है और किस हिसाब से इसको देखा जाता है, तो मैं आपको बता दूं हेपेटाइटिस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये एक्चुअली एक वर्ल्ड ऑब्जर्व डे है जहाँ पे लीवर डिजीज के ऊपर बात किया जाता है, क्योंकि पहले के जमाने में जैसे 1940 से ये डिजीज डिटेक्ट हुआ है। ये जो हेपेटाइटिस है 1940 से इसकी हिस्ट्री चालू हो चुकी है। तभी वो टाइम पे ये लीवर डिजीज बहुत ज्यादा माहौल में होता था। मिलियंस ऑफ पीपल्स वहां पे जागतिक स्तर के ऊपर लोगों को अफेक्ट होता था। तो हम कुछ की पॉइंट्स के ऊपर जानेंगे। आज का जो हेपेटाइटिस है ये क्या होता है, इसके कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस क्या है, ये कहाँ से आता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके अलावा ये अगर हमें हो रहा है, अगर इसका हमें डिजीज हो रहा है तो इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको समझना है कि हम इसको किस लेवल पे, आप इसको क्रोनिक हेपेटाइटिस अगर ये ज्यादा लेवल पे चला गया तो इसको किस हिसाब से हम क्योर कर सकते हैं। इसके वैक्सीनेशन फैसिलिटी है क्या, इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसके प्रिवेंशन क्या है। ये कुछ सिम्टम्स रहेंगे, ये कुछ की पॉइंट्स रहेंगे जो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले, राइट। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हेपेटाइटिस जो ये बीमारी है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताई है, लीवर रिगार्डिंग बीमारी होती है। हेपेटाइटिस ये बेसिकली लीवर डिजीज होता है। ये क्लोज रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन और इन लीवर, लीवर के हेल्थ के ऊपर जो अप डाउन होते हैं उसके ऊपर ये बोला जाता है। इसके ऊपर हेपेटाइटिस के टोटल 5 वर्जन है। उसमें से A B C D E ऐसे 5 वर्जन है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी, ई, ऐसे इसके कैटेगराइजेशन आप बोल सकते हैं। और ये क्यों जनरेट होता है, ये अपने ऑटो इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है ये किस हिसाब से रिएक्ट कर रही है, राइट। देखा जाएगा जो हेपेटाइटिस नाम की जो बीमारी है लीवर के रिगार्डिंग होती है, ये सब में होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज आप जिस माहौल में रहते हो ना ये बहुत ही मतलब कनेक्टेड होता है। लेकिन अगर आपकी ऑटो इम्यून अच्छी है तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि लीवर डिजीज है, ये आपके डैमेज लीवर के सेल्स को डैमेज करने का काम करता है, राइट। ये आपके लीवर के फंक्शनिंग को इम्पेयर करने का काम करता है, जिसका फंक्शनिंग, जैसे लीवर का काम क्या होता है, 60 to 40% ये ग्लूकोज को फंक्शनिंग को काम करता है। आप अगर कुछ भी ज्यादा कुछ खाते हैं तो उसको जितना जरूरत है उतना ही लेता है। अगर आप ज्यादा फैट लेते हैं, जैसे किसी को फैटी लीवर होता है या लीवर सोरियासिस होता है या बहुत सारे ऐसे बीमारी, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि हमारे लीवर डिजीज कौन से टाइप के होते हैं, राइट। हमें बहुत सारे, जैसे कि मैंने शुरुआत में की स्कैरिंग ऑफ लीवर डिजीज टिश्यूज, लीवर के टिश्यूज डैमेज होना चालू हो जाता है, इम्पेयर होना चालू हो जाता है। फैटी लीवर डिजीज होता है। फैटी लीवर क्या होता है, मतलब ये फैट के अंदर लीवर को डिपॉजिट करना। जब हमारा ओबेसिटी लेवल बढ़ता है तो ये फैट हमारे लीवर में डिपॉजिट होना चालू हो जाता है, राइट। लीवर कैंसर भी अगर ये ज्यादा से ज्यादा लेवल पे हो गया, क्रोनिक लीवर डिजीज में चला गया, क्रोनिक मतलब या जिसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता, अगर ऐसे लेवल पे अगर ये चला गया तो डेफिनेटली ये आपको लीवर मतलब क्रोनिक डिजीज बोला जाता है जिसको, उसी कैटेगरी में लीवर क्रोनिक डिजीज में ये चला जाएगा। जैसे कि लीवर कैंसर, लीवर सोरियासिस या लीवर फेलियर, है ना। बहुत सारे आपने देखे रहेंगे कि लोगों का स्टमक इतना ब्लोटिंग हो जाता है, फूल जाता है, उनके स्टमक में पानी हो जाता है क्योंकि उनका लीवर फंक्शनिंग प्रॉपर काम नहीं करता। तो ये कैटेगराइजेशन आता है। ये लीवर डिजीज शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म पे होता है वो क्यूरेबल होता है, जो लॉन्ग टर्म पे चला जाता है वो क्रोनिक हो जाता है। मतलब अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे किसी को बहुत लंबे समय से ओबेसिटी है या उनको बहुत सारे लोगों को लीवर रिगार्डिंग तकलीफें हैं और वो अगर उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, वो क्योर नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म मतलब ये क्रोनिक में जाएगा, वो इनक्यूरेबल हो जाएगा, राइट। तो ये समझ में कैसे आता है कि आपका सिम्टम्स कैसे समझ में आता है कि आपको शायद आपको लीवर रिगार्डिंग, मैं डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगी कि आपको हेपेटाइटिस हुआ है, लेकिन लीवर रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो रही है आपको, कैसे समझ, दिक्कतें हो रही है कैसे समझ में आएगा। जैसे कि आपको बार बार आलस आना, है ना, आपको जॉइंटिस बार बार होना, आपने देखा रहेगा जॉइंटिस जिसको होता है उसकी आंखें पीली हो जाती है, उसकी बॉडी थोड़ी येलोइश दिखनी हो जाती है, उसके यूरिन उसकी डार्क होनी चालू हो जाती है ना। आप लीवर अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तो सबसे पहले तो इम्पैक्ट आपकी यूरिन में आता है,
यूरिन आपका प्रॉपरली दिखता नहीं है ना, ट्रांसपेरेंट यूरिन दिखना चाहिए आपका, येलोइश, लाइट येलोइश यूरिन दिखना चाहिए। अगर ये नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली आपके लीवर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स हो रहा है। उसके अलावा आपका एब्डोमिनल पेन होता रहता है, आपको हमेशा पेट में दर्द रहेगा, हमेशा चेस्ट के नीचे और लोअर पेट के ऊपर के साइड में आपको पेन होता रहेगा। पेल स्टूल होगा, आपको हार्ड स्टूल होना चालू हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन की तकलीफें हो सकती है, आपको बार बार नोजिया फीलिंग, लाइक आपको वॉमिटिंग जैसा फीलिंग हो सकता है। कुछ भी आपका जी मचलना, कुछ भी खाना तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो कैसे तो फील हो रहा है, वॉमिटिंग हो सकता है आपको। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं अगर आपका लीवर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है। तो ये बहुत छोटे छोटे रीजंस होते हैं, है ना। ये आपको समझने चाहिए क्योंकि आपके बॉडी को आप ही बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर आपको इसमें से कोई भी एक सिम्टम दिखता है, जैसे किसी को अगर डिहाइड्रेशन भी हो रहा है या किसी को लूज मोशंस हो रहा है, अगर उसका बार बार उनको लूज मोशंस हो रहा है ना, डिहाइड्रेशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, फूड पॉइजन हो रहा है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि आपका लीवर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, राइट। उसके अलावा ऑफ कोर्स अगर जब जब हम आगे जाते हैं, ये क्रोनिक डिजीज में चला जाता है तो ये इनक्यूरेबल हो जाता है, हम फिर बाद में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो भी आप नहीं कर सकते। लेकिन लीवर एक ऐसा ऑर्गन है ना, वो अगर टाइम से अगर इसको ट्रांसप्लांट करे, है ना, अगर आपका डोनर आप उसमें से कुछ हिस्सा आपको दे तो वापस से वो डोनर के बॉडी में वापस से ग्रो हो सकते हैं। तो एक में वैसा ऑर्गन है जिसको थोड़ा सा डोनेट करने के बाद भी आपकी बॉडी वापस से रीजनरेट करती है। तो बहुत बढ़िया ऑर्गन है हमारा, और आप बोल सकते हैं इसको, ये इसके वजह से हमारे बहुत सारे बॉडी के फंक्शनिंग प्रॉपरली होते हैं। तो आपको ध्यान देना, आपका लीवर फंक्शनिंग बहुत अच्छे से होना जरूरी है। तो क्या होता है, क्यों होता है ये जो चैलेंजेस हम बोल रहे हैं ना, डिजीज के बारे में तो हमने अभी बात किया, लेकिन ये हेपेटाइटिस होता कब है, ये हेपेटाइटिस आता कब, कब से स्टार्ट होता है, ये कब कब से आया, ये चीज अभी अभी क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि ये वर्ल्ड अवेयरनेस प्रोग्राम है। क्यों बताया जाता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, इसके आने के बहुत सारे जरिए होते थे। एक ये कौन से भी एज में आ सकता था, इसके इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये बोलते ना, एक दूसरे के सानिध्य में आने के बाद भी ये हो सकता है। इसके रिस्क बहुत, इन्फेक्शन और डिजीज के इन्फेक्शंस के बहुत डिपेंड करता है। अभी ये डिपेंड किसके ऊपर है, जैसे कि एज के ऊपर है, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर है, आप अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आप बार बार मेडिकेशन के ऊपर जा रहे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बट उसमें से कुछ हाईलाइटेड चीजें होती है जिससे ये होने की संभावना ज्यादा होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है। आपको मैं बता दूं, अगर हेपेटाइटिस बी होने वाले पर्सन के रिलेशन में अगर आप आते हो, जैसे कि उसके आजू बाजू में बैठते हो और उसको अगर पर्टिकुलरली ये डिजीज है, उसका ब्लड आपको चला जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी माँ को हेपेटाइटिस बी ये बीमारी है, अभी ये आई कहाँ से, वो हिस्ट्री डिपेंड करता है। शायद उनके फैमिली के जनरेशन से कहीं ना कहीं, किधर ना किधर उनके घर में किसी ना किसी को तो हुआ रहेगा। बट ये आई कहाँ से वो डिपेंड करता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि हेपेटाइटिस ये बीमारी आई, ये कंडीशन आई कहाँ से। तो होने के चांसेस कहाँ से होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी एक तो मदर से बच्चे में आ जाता है, अर्लियर एज में शादी करते हैं, और टीनेजर जब भी, मतलब पहले के जमाने में बहुत जल्दी शादी की जाती थी, फिर बच्चे भी पैदा किए जाते थे, तो उनकी बॉडी उतनी डेवलप नहीं होती थी, तो उनको खून दिया जाता था, माँ को खून दिया जाता था, खून चढ़ाया जाता, तो वो टाइम पे इतना मतलब बोलते ना, साइंस उतना एक्सपर्ट नहीं था कि वो ब्लड किसका चढ़ा रहे। अगर आपको किसी और का ब्लड आपने चढ़ाया, अब जिसको हेपेटाइटिस बी ये बीमारी है, तो डेफिनेटली वो आप में आने के चांसेस है और बच्चे में भी आने के चांसेस है। उसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्स जब भी किया जाता है, ये एडोलेंस में होता है कि जो टीनेजर्स के बाद बच्चे लोग प्रॉपर एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं होते और अनप्रोटेक्टिव सेक्स करते हैं या बहुत सारी चीजें वो करना चालू कर देते हैं, तो डेफिनेटली अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ये सारी चीजें करे तो डेफिनेटली उनको भी ये होने के चांसेस होते हैं। नीडल्स जैसे हम लोग शेयर करते हैं ना, नीडल्स हम लोग देखना चाहिए, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो नीडल कौन सा, जो सुई बोलते हैं इंजेक्शन की, सिरिंज, वो कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हमेशा वन टाइम यूज के बाद उसको तोड़ के फेंकना जरूरी होता है, क्योंकि ये पहले मतलब पहले के जमाने में ये सारी चीजें होती थी ना, एक नीडल बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर इस्तेमाल किए जाते थे। तो लेकिन अभी ये सारी चीजें नहीं होती, बिकॉज अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फिर बहुत सारे लोग टैटूज निकालते हैं ना, टैटू निकालने का ट्रेंड होता है,
तो वो पता नहीं ना किसका नीडल वहां पे भी इस्तेमाल किया, क्योंकि उसमें से भी खून निकलता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है, जिसको भी टैटू निकालने का ट्रेंड लग रहा है, उनको लग रहा है कि ये हम लोग बॉडी पियरिंग करते हैं ना, छेदना, जैसे कान को छेदना, नाक को छेदना, छेद करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे भी नीडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो स्टरलाइज किया हुआ है कि नहीं, या वो नए से इस्तेमाल किया हुआ है कि नहीं, वो सारी चीजें आपको देखनी जरूरी होती है। तो हर एक चीज को, इवन दो अगर आप किसी के घर में भी जाते तो मेक श्योर करें, या अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो स्टरलाइज किए हुए चीज है। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो प्लेट आपकी गर्म होनी जरूरी होती है, या अगर आप किसी के घर में, तो गरम गरम प्लेट स्टरलाइज वॉश किए हुए गर्म पानी से धोए हुए चीजों को ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद डेफिनेटली जैसे कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है, जैसे कि कोई डॉक्टर है ना, जिनको हमेशा पेशेंट्स के बीच में रहना पड़ता है, को वर्कर्स होते हैं, जो हेल्थ को वर्कर्स होते हैं, बार बार उनको हेल्थ इंडस्ट्री में ही रहना पड़ता है, तो ऐसे टाइम पे शायद उनको भी ये होने के चांसेस होते हैं। राइट, अपना पर्सनल आइटम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, जैसे अभी हेपेटाइटिस बी हुए अगर कोई पेशेंट है जिसको सिम्टम्स वो समझ में नहीं आते, बहुत सारे लोगों को उनकी जान जाने तक समझ में नहीं आती कि उनको कभी हेपेटाइटिस बी था। राइट, तो कभी कभी ये होता है ना कि जब आप अपनी पर्सनल चीजें लोगों से शेयर करते हैं, जैसे तौलिया आया, कपड़े आए, अगर वो किसी के इस्तेमाल किए हुए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। ये कंटीजियस बीमारी है ना, ये एक से दूसरे में बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके पर्सनल आइटम्स को, हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, क्या आप किसी के घर में जाएंगे तो किसी का इस्तेमाल किया हुआ ब्रश आप लेते हैं क्या? आप अपना खुद का कैरी करते हैं ना। अरे मैंने आज ब्रश नहीं, टूथब्रश नहीं लेके गई मैं, तो मुझे तेरा दे दे, हम इस्तेमाल करते नहीं, हम उंगली से कर लेंगे, पर वो दूसरे का नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हम दूसरे का चम्मच इस्तेमाल करते हैं। राइट, धोया हुआ है दूसरे का चम्मच। तो इनफैक्ट हम लोग यही भी बोलते हैं कि अगर आपको कहीं पे जाना है तो आप अपना स्पून खुद कैरी करें ना। हमें छोटे बचपन में हमें बोला जाता था हमारे पेरेंट्स से, किसी का झूठा मत खाओ, या किसी का चीजें। हाँ ठीक है, शेयरिंग तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी देखनी बहुत जरूरी होती है। या तो फिर आपकी ऑटो इम्यून सिस्टम उतनी पावरफुल हो ताकि आपको कुछ भी चैलेंज हो वो उसमें से आप बाहर निकल सके। राइट, ओल्डर एज, जैसे कि उम्र बढ़ती है, आपके ऑर्गन्स थक जाता है, आपका बहुत सारे, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, ये न्यूट्रिशन है, ये हेल्दी लाइफस्टाइल को आप जितने जल्दी अडॉप्ट करोगे उतने जल्दी आपके ऑर्गन्स अच्छे रहने वाले हैं। हम कोई भी वेट लॉस जर्नी के लिए यहाँ पे न्यूट्रिशन रिकमेंड नहीं करते। हम हमारा एक मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जीना है, इसके लिए हम ये हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, आपके नियर एंड डियर लोग जो आपके पेरेंट्स रहेंगे या जो भी कोई रहेगा, तो उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि जैसे कि उम्र हो जाती है चैलेंजेस बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो आपको मेडिकेशन के साइड इफेक्ट, आप अपने हिसाब से ही जाएंगे मेडिकल स्टोर में, मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, तो पता नहीं वो आपके लीवर के ऊपर क्या इम्पैक्ट करने वाला है। राइट, अगर ऑलरेडी आपका लीवर वीक है, आपने देखा भी रहेगा बहुत सारे सोशल मीडिया पे कुछ एडवर्टाइजमेंट रन होते हैं कि खुद से जाके उसने सर दर्द की दवाई खाई और उसकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गई ना, लाइफ और डेथ के कंडीशंस में चले गए। ऐसे भी कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं, तो कभी भी खुद से मेडिकेशंस नहीं लेना है, भी डॉक्टर रिकमेंडेशन से ही लेना है, क्योंकि हर दवाई सबके ऊपर सेम काम नहीं करती। डेफिनेटली, तो अभी ये सारी चीजें हमने देखी जो कि हेपेटाइटिस होता किस रीजन से है ना, बट ये ओरिजिनली आया कहाँ से, ये सारी जड़ें आई कहाँ से। तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। हेपेटाइटिस A B C D E, ये जो वर्जन्स है, 5 वर्जन्स आए, ये सबसे पहला जो ए वर्जन है ये 1940s में आया था। अभी ये आने के मेन सोर्स है ना, ये एनिमल से आता है, आपको बता दूं, इसकी शुरुआत एनिमल से हुई, है ना। फर्स्ट आइडेंटिफाई किया ये 1940 में, और ये मंकी से आइडेंटिफाई किया है, हमारे पूर्वज जो बोलते हैं ना, मंकीज से हमारा जनरेशन हम डिस्क्राइब करते हैं हिस्टोरिकल इसमें। तो इसकी शुरुआत मंकी से ही हुई, मंकी से ह्यूमन बीइंग में ये ट्रांसफर हुआ। अभी वो टाइम पे ना, जब पूर्वजों के टाइम पे हमारा जो लाइफस्टाइल होता था, हम बहुत ज्यादा उनसे एनिमल्स एनवायरमेंट से बिलोंग कर रहे थे, हम उनके ऊपर डिपेंड होते थे, बहुत सारे लोग उनका मांस मांस भी खाते थे। तो ये जो होता है ना, जो जैसे कि कोई मंकी ने उस फ्रूट को खाया है और वो फेंक दिया है, हम कोई लोग उठा के खाते, है कि नहीं, मतलब पहले के लोग
फूड के लिए जब भी हंटिंग करते तो वो फेक हुई चीज खाते थे, तो उससे वो ट्रांसमिट होता था, वाटर से होता था, फूड से होता था। तो उसकी शुरुआत वहां से हो गई। हेपेटाइटिस बी की शुरुआत 1960 में हुई, जो कि चिंपैंजीज से या गोरिल्लास से आया है, उसका हायर वर्जन। और ये ज्यादा हुआ है, इसलिए आज के तारीख में हेपेटाइटिस बी ही आगे आता है। राइट, ये ह्यूमन बीइंग में आया कहाँ से, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि उनके ब्लड से। अभी चिंपैंजी, पहले के जमाने में आपको बता दूं, ह्यूमन बीइंग के ऑर्गन्स को भी हमारे एनिमल के ऑर्गन से पहले के जमाने में रिप्लेस किया जाता था। जैसे चिंपैंजी का इंटेस्टाइन जो होता था वो ह्यूमन बीइंग के किडनी के फंक्शनिंग के लिए काम में आता था। किडनी जब भी किसी की फेल होती थी या किडनी ट्रांसप्लांट करना है, तो चिंपैंजी का इंटेस्टाइन काम में आता था। तो वो टाइम पे, वो मतलब बहुत के पहले के जमाने की बात कर रहे हैं। अभी का रिसर्च बहुत आगे चला गया है, बट वो आया कहीं ना कहीं से, जेनेटिकली कहीं तो ट्रांसफर हुआ है। तो वहां से आया। जैसे हम लोग मांस खाते हैं किसी एनिमल का, अगर उसको ये बीमारी है तो डेफिनेटली ये चीज आ जाती है। हेपेटाइटिस सी का जो इनोवेशन हुआ, वो आइडेंटिफाई हुआ, वो 1980s में हुआ था। ये कौन से एनिमल से आया है हेपेटाइटिस सी? ये हॉर्स से आया है ना, हॉर्स से आता है। हॉर्स से आता है मतलब अभी इनको भी वैक्सीनेशन देना जरूरी होता है। अगर आपके घर में कोई भी पेट है तो मेक श्योर करें कि उनको वैक्सीनेशन देना जरूरी होता है। इसका सोल्यूशन एक ही होता है, या तो अगर आप शौकीन है पेट रखने के, तो आपको देखना है कि आपके आजू बाजू में जो भी एनिमल है, क्या वो वैक्सीनेटेड है क्या। अगर वो वैक्सीनेटेड है तो डेफिनेटली आप उनसे कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। हेपेटाइटिस डी जो लास्ट सेकंड लास्ट है, ये आया है 1970 में। ये कहाँ से आता है? ये हेपेटाइटिस बी से आता है। इन्फेक्टेड पीपल जो होता है ना, बी, जैसे कि मंकी आया है, वो उधर से आया है, वो सारी चीजों से। और ये किसी का अगर बी है तो सी डी भी आ जाएगा उसको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेपेटाइटिस ई, ये आता है 1980s में। अगर ये आया, ये पिग्स आता है, डियर, हरन, डुक्कर, ये जो होता है ना, इनसे ये आता है। तो अभी आपको पता है ना पिग का, तो बहुत सारे लोग आजू बाजू में दिखते ही है, वो इधर उधर घूमते हुए, है ना। तो वो भी एक चीज है कि अगर ये सारे लोग आजू बाजू में दिख रहे, तो क्योंकि रास्ते के लोगों को तो वैक्सीनेशन नहीं देते कोई लोग उतना, है कि नहीं। तो वो सारी चीजें इंसान में आने के लिए टाइम नहीं लगता है। राइट, तो ये ग्लोबलाइजेशन है, ये माइग्रेशन है, ये तो इससे बाहर कैसे निकलना है ना, कि किससे निकलता है, ये तो आपको मैंने बताया कि डायरेक्ट कांटेक्ट, इवन मॉस्किटोस। अभी ये ट्रांसफर कैसा है ह्यूमन बीइंग में, एनिमल से ह्यूमन बीइंग में कैसे ट्रांसफर होता है? एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, या वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। लाइक अभी देखो बारिश का सीजन आया है, आपको देखना है आपके आजू बाजू में कहीं पे तो पानी का जमाव तो नहीं है, पानी तो जमा नहीं हो रहा जहां पे मच्छर के एग्स वहां पे बन रहे हैं, या मॉस्किटो बाइट से भी ये हो सकता है, मलेरिया या जो भी बीमारी होती है ना, वायरल फीवर जो होते हैं हमें, उससे भी होने के लीवर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है आपको। इसके अलावा आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फ्लड फ्लूइड से आप कर रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, तो भी ये आपको बीमारी हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपका सराउंड बहुत हाइजीन रहना जरूरी है। तो अगर हाइजीन की बात आती है तो हमें बचना कैसे है? सबसे पहले तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होनी जरूरी होती है। आप कोशिश करें कि आप टूवर्ड्स एक हेल्दी वेट की तरफ रहे, आपका डाइट बहुत बढ़िया रहे, आप डेली एक्सरसाइज करें। उसके अलावा आप हाइजीन को मेंटेन करें। अगर आप बाहर से कहीं आ रहे हैं तो बाहर के कपड़े आप इमीडिएटली उसको चेंज करना जरूरी होता है, आपके हाथों को वॉश करना जरूरी होता है। आप 2 बार आप बात ले सकते हैं, रात को बेड टाइम पे जाने के बाद भी आपको अच्छा वाला ना फ्रेश कपड़ा पहन के बेड टाइम पे जाना है। आपके नाखून साफ होने चाहिए। आप जहाँ पे भी आप पब्लिक प्लेसेस पे चले जाते हैं, आपके हाथ में सैनिटाइजर होना जरूरी है। तो ये कुछ हाइजीन के प्रिकॉशंस है जो आपको हमेशा फॉलो करने। राइट, बाहर का फूड नहीं, ढका हुआ फूड खाइए, आप अपना घर का फूड कैरी करिए, जितना हो सके गर्म खाना खाइए। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देना है कि आप ये सारी चीजें से आपको ये बीमारी से आप बच सकते हैं। और इसका मेन रीजन क्या है बचने का? भी ये सारी चीजें तो हम रोज उठ के नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले इसका सोल्यूशन है इसको वैक्सीनेशन लेना। तो ये वैक्सीनेशन बचपन से ही दिया जाता है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो इसका एक एकमात्र सोल्यूशन है, आप वैक्सीनेटेड होना जरूरी होता है। तो इसका वैक्सीनेशन, एक का वैक्सीन बच्चे को 2 डोज दिए जाता है जो बच्चा 6 से 18 महीने का रहता है। राइट,
ये बच्चे को वैक्सीनेशन ए का डोज दिया जाता है, वैक्सीन ए। फिर वैक्सीनेशन बी का डोज कब देता है? 2 महीने से लेकर 6 महीने के बच्चे को दिया जाता है, ये बचपन से ही दिया जाता है। हेपेटाइटिस ए एंड बी का वैक्सीनेशन का कॉम्बिनेशन भी देते हैं, जैसे कि 1 से 6 महीने के बीच में दिया जाता है। और एक डोज आता है जिसको बूस्टर डोज बोला जाता है, या आज के तारीख में बूस्टर डोज, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस के जो भी वर्जन है इसके लिए काम में आता है। तो वैक्सीन सी के लिए कोई वैक्सीन, हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बना हुआ है। लेकिन हाँ, जब आप बूस्टर वैक्सीन देते हैं तो मोस्टली सारे डोसेस यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो ये ध्यान देना है आपको कि आपके न्यूबॉर्न बेबी से लेके आपके बच्चे तक, टीनेजर्स तक, क्या उसको पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड किया हुआ है। हम लोग वैक्सीनेशन की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। अभी ये सारे सवाल जरा है बाहरी बाहरी प्रिकॉशंस के, है ना। वैक्सीन तो बात है, अभी बात आती है न्यूट्रिशन की, फूड सप्लीमेंट की। तो आपके डाइट में ऐसी कौन सी चीजें होनी जरूरी है जिससे आपकी लीवर फंक्शनिंग बहुत ही बेस्ट रहे। उसमें से सबसे पहला फूड न्यूट्रिएंट है विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो आपके लीवर के सेल को डैमेज होने से बचाता है, राइट। उसके बाद ओमेगा 3, ओमेगा 3 सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन है, आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए काम में आता है। आपके बहुत सारे कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं जो सिर्फ फैट में घुलते हैं, तो आपको ओमेगा 3 लीवर हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया काम करता है ओमेगा 3। उसके बाद टर्मरिक, खाने में आप जितना हल्दी इस्तेमाल करें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। जिंजर, जिंजर भी आपके लिए बहुत बढ़िया एक फूड है जो आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, है ना, अब हमारा अफरेज जो होता है ना, ये बहुत ही बढ़िया ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ड्रिंक है, डिटॉक्स ड्रिंक है। तो इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करिए, मिनिमम मिनिमम आप पूरे घर वालों को ये ग्रीन टी तो दिया ही करिए, राइट। अल्फा ल्यूपिक एसिड हमारा सेल एक्टिवेटर, ये एक में टैबलेट है जिसके अंदर ये अल्फा ल्यूपिक एसिड नाम का जो फूड इंग्रेडिएंट है, न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट है, जो आपको सेल्स को एक्टिव करता है, सेल्स को डैमेज करने से बचाता है, राइट। ये कुछ न्यूट्रिशन। और दूसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोबायोटिक। आपका गट हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपकी लीवर फंक्शनिंग, आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रोबायोटिक आपको डेली बेसिस पे लेना है, और कुछ भी कंडीशंस आते हैं आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ये बीमारी टाइम से अगर करेंगे, टाइम के ऊपर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली ये क्यूरेबल है। लेकिन अगर टाइम हाथ से निकल गया तो ये क्यूरेबल नहीं हो सकती। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, डेफिनेटली आप सभी को ये चीजें ध्यान देनी है, एज अ कोच, एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ गेस्ट। आप सभी को ये सारी चीजें, कि अपना लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, राइट। क्योंकि बॉडी की कॉस्ट हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मैच मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो किसी ने अपनी बॉडी एक्स्ट्रा रखी हुई है घर पे, घर पे कोई रखी हुई एक्स्ट्रा बॉडी जैसे कपड़ा रखते हैं, नहीं। तो अभी से ध्यान दीजिए, और यही मेरा अवेयरनेस प्रोग्राम का आज का इन्फॉर्मेशन था। अगर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली लोगों को शेयर करिए। और यस, थैंक यू सो मच। ओवर टू वंदना मैडम। यस मैम, थैंक यू मैम, बहुत ही बढ़िया मैम ने जानकारी दिया है। तो सबको मैम को थैंक यू बोलना है।